16 अगस्त 1946 ये वो तारीख है जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बीच कलकत्ता की सड़कें खून से सन गई थी। इसे कहा गया डायरेक्ट एक्शन डे, एक ऐसी घटना जिसने हिंदुस्तान के भविष्य की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था और क्यों। इस हिंसा की जो मानवीय कीमत थी वो चौंकाने वाली थी। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4,000 से लेकर 15,000 तक जानें चली गईं। और ये तबाही सिर्फ मौतों तक ही नहीं रुकी, 1 लाख से भी ज्यादा लोग रातों रात बेघर हो गए। जरा सोचिए, शहर की एक बहुत बड़ी आबादी अपने ही शहर में एक शरणार्थी की तरह जीने को मजबूर हो गई थी। तो चलिए इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं। इसे सिर्फ एक दंगा कहना सही नहीं होगा। ये वो लम्हा था जब एक साथ, एक होकर आजाद भारत को देखने का सपना लगभग टूट चुका था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, ये नौबत आई कैसे? इसे समझने के लिए हमें 1946 के उस दौर के सियासी माहौल को समझना होगा जो सचमुच एक बारूद के ढेर जैसा था। देखिए, इसकी जड़ें 1946 की शुरुआत में ही पड़नी शुरू हो गई थीं। जब ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसने मई में एक यूनाइटेड इंडिया यानी एक अखंड भारत का प्रस्ताव रखा। और हैरानी की बात यह है कि जून में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे मान भी लिया। लेकिन सिर्फ 1 महीने के अंदर जुलाई आते आते सब कुछ बिखर गया। दरअसल दिक्कत थी प्लान को समझने की। दोनों पार्टियां इस योजना को अपने अपने नजरिए से देख रही थीं। कांग्रेस को लगा कि प्रांतों के पास यह विकल्प होगा कि वो चाहें तो ग्रुप से बाहर निकल सकते हैं। वहीं मुस्लिम लीग इन्हीं ग्रुप्स को भविष्य के पाकिस्तान की नींव के तौर पर देख रही थी। और जैसे ही कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बनाने का न्योता स्वीकार किया, लीग को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है और उन्होंने फौरन प्लान से अपना हाथ खींच लिया। और इस सियासी गतिरोध के बाद मोहम्मद अली जिन्ना का यह बयान सामने आया। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर संवैधानिक रास्ते नाकाम हुए तो मुसलमान प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन से अपना वतन हासिल करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, बातचीत के रास्ते से हटकर सड़कों पर उतरने का एक इशारा। लेकिन ये आग सिर्फ सियासत की नहीं थी। बंगाल के समाज में भी अंदर ही अंदर तनाव उबल रहा था। व्यापार, उद्योग और दूसरे प्रोफेशनल्स में हिंदू व्यापारिक वर्ग का दबदबा था, जबकि मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा मजदूर वर्ग से था और खुद को पीछे महसूस करता था। धीरे धीरे ये वर्ग संघर्ष धार्मिक नाराजगी में बदल गया और जब सियासत इसमें कूदी तो ये खाई और भी गहरी हो गई। तो अब देखते हैं कि 16 अगस्त को ये प्रत्यक्ष कार्रवाई जमीन पर एक भयानक हकीकत में कैसे तब्दील हुई। उस दिन की शुरुआत तो मुस्लिम लीग सरकार की तरफ से एक पब्लिक हॉलिडे के ऐलान से हुई। फिर ऑक्टलोनी मॉन्यूमेंट पर करीब 1 लाख लोगों की बड़ी रैली हुई। नेताओं के भाषणों के बाद हैरिसन रोड और बुर्रा बाजार जैसी जगहों पर पहली झड़पें हुईं। और फिर देखते ही देखते ये चिंगारी एक ऐसी आग में बदल गई जिसे कोई काबू नहीं कर पाया। जो शुरुआत में कुछ छोटी मोटी झड़पें लग रही थीं, वो बहुत तेजी से संगठित दंगों, लूटपाट, आगजनी और हत्याओं में बदल गईं। हिंसा की रफ्तार बहुत तेज और क्रूर थी, जिसने कलकत्ता के एक एक मोहल्ले को अपनी चपेट में ले लिया। पर सवाल यह है कि हिंसा का यह दौर इतना लंबा और बेकाबू कैसे हो गया? इसका जवाब छिपा है दंगों के तरीके में और उस वक्त की प्रशासनिक नाकामियों में, जिनके कारण हालात पूरी तरह से बिगड़ गए। आप अंदाजा लगाइए कि अराजकता का आलम यह था कि हावड़ा, किडरपुर और सियालदह जैसे पूरे के पूरे इलाके किसी जंग के मैदान में बदल चुके थे। शहर के बड़े हिस्सों में कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं बचा था। इस नाकामी के पीछे कई कारण थे। कलकत्ता पुलिस के पास न तो तैयारी थी, न ही पर्याप्त संख्या। उन पर यह भी आरोप लगे कि या तो वो किसी एक पक्ष का साथ दे रहे थे या फिर बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। उधर ब्रिटिश प्रशासन की प्रतिक्रिया बेहद धीमी थी और सेना को पूरी तरह से तैनात करने में 20 अगस्त तक का वक्त लग गया। हालत कितने भयावह हो गए थे इसका अंदाजा आप इस एक बात से लगा सकते हैं। शहर के कुछ हिस्सों में लाशें सड़कों पर यूं ही पड़ी थी और गिद्ध उन्हें खुलेआम नोच रहे थे। ये एक तरह से प्रशासन के पूरी तरह से ठप हो जाने का एक वीभत्स प्रतीक था। और कोलकाता में लगे ये आग वहीं नहीं रुकी। ये बस एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि इसने पूरे भारत में सांप्रदायिक हिंसा की एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी। सितंबर में नोआखाली में हिंदुओं पर जवाबी हमले हुए, तो अक्टूबर में बिहार में मुसलमानों से बदला लिया गया
और 1947 की शुरुआत तक हिंसा की ये लपटें पंजाब तक जा पहुंची थीं। तो इस नरसंहार के दूर तक जाने वाले परिणाम क्या हुए? इसे सचमुच में एकता की चिता कहा जा सकता है। इन दंगों ने हर पार्टी की राजनीतिक सोच को और भी कट्टर बना दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि ये हिंसा इस बात का सबूत है कि मुसलमानों को एक अलग देश चाहिए ही चाहिए। कांग्रेस के लिए एक अखंड भारत का सपना डर और नफरत के बोझ तले दब गया, और अंग्रेजों ने ये नतीजा निकाला कि अगर देश को गृह युद्ध से बचाना है तो बंटवारे के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सियासत से परे कलकत्ता शहर की रूह पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। शहर का वो मिलनसार चरित्र, वो महानगरीय पहचान सब बिखर गई और उसकी जगह ले ली डर ने, कड़वाहट ने और सांप्रदायिक बंटवारे ने। लोगों के बीच का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को शायद इतिहासकार आरसी मजूमदार के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। कलकत्ता की त्रासदी भारतीय एकता की चिता थी। ये वाकई में एक अखंड भारत के विचार की एक तरह से सांकेतिक मौत थी। तो इतिहास की ये भयानक घटना हमें क्या सिखाती है? पहला, कि जब सियासत और धर्म का घालमेल होता है तो वो कितना विस्फोटक हो सकता है। दूसरा, ये बताती है कि कैसे समाज और अर्थव्यवस्था की असमानता सांप्रदायिक नफरत की आग को और भड़का सकती है। ये हमें बांटो और राज करो जैसी नीतियों के लंबे असर को भी दिखाती है। और सबसे बड़ी बात, ये एक चेतावनी है कि भाईचारे के बिना मिली आज़ादी भी विनाश ला सकती है। और आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब राजनीतिक जुनून भड़कता है तो वो कौन सी बारीक सी रेखा है जो एक राष्ट्र के सपने को उसके सबसे बुरे सपने में बदलने से रोकती है? इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है कि ये रेखा कितनी नाजुक हो सकती है।